हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम द फादर सीजन 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। और एक ज़रूरी बात, हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, क्या बताऊँ। कुछ कमेंट्स, मैं ये नहीं बोल रही कि कमेंट्स गलत है, बट आप फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते। और ये जो आप सब कह रहे हो ना, मतलब कुछ लोग जो कह रहे हो कि मैं हर बार विंग को बहुत ही पोर दिखाती हूँ, विंग को सैड दिखाती हूँ और वांगजी को मतलब अमीर दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है यार। अमीर और गरीब का बात यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर बस फीलिंग्स का बात होता है। और जहाँ तक विंग का कैरेक्टर डिसाइड करना, वो ऑलरेडी नोवेल में या फिर जो हमें ड्रामा दिखाया गया है द अनटेम्ड, वहाँ पर भी हमें विंग का कैरेक्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाया गया है। विंग को मैंने यहाँ पर गरीब नहीं दिखाया है, विंग एक बहुत अच्छा लाइफ स्पेंड कर रहा है। ये कोई मतलब ही नहीं होता कि कोई इंसान अगर गांव में रह रहा है, कोई इंसान अगर उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो उसका एक बुरा लाइफ है, और किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसका लाइफ बहुत ही अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। विंग का लाइफ वांगजी से लाखों गुना बेटर है। और जहाँ तक सैडनेस की बात आती है, तो हाँ, विंग के लाइफ में सैडनेस रहेगा जब तक वांगशन फैन फिक्शन होगा, जब तक वांगशन फैन फिक्शन लोग लिखेंगे नए नए तरीके से। विंग के लाइफ में कहीं ना कहीं से वो सैडनेस आएगा ही आएगा, क्योंकि विंग के लाइफ में अनफॉर्चुनेटली शुरुआत से ही कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं जो विंग के लाइफ को हेल्प बनाने के लिए ही आए हैं, जैसे कि मैडम यू, अनचाहते हुए भी जियांग फैमिया। और हम जो थोड़े बहुत लिखते हैं, हम ऐसे ही इन कैरेक्टर्स को बाहर नहीं निकाल सकते हमारे फैन फिक्शन से, तो पूरा फैन फिक्शन ही अधूरा रह जाएगा और शायद किसी को सुनने में भी अच्छा ना लगे। अगर मैडम यू, जियांग फैमिया ये सब नहीं रहेंगे, अगर कुछ इमोशनल ना रहे फैन फिक्शन में, तो आप लोग ही उब जाओगे। बिलीव मी, बस ये सोचना कि हर एक चीज़ में बस हैप्पीनेस होगा और वही देखने में अच्छा लगेगा, ये बस आप लोगों का एक थिंकिंग है। जब आप लोग ऐसा देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आप लोग बहुत ही जल्द उब जाओगे, क्योंकि हर एक चीज़ में हैप्पीनेस और सैडनेस बैलेंसिंग होता है एक। अगर वो दोनों इक्वली हुआ तो ही मज़ा आता है देखने में या सुनने में। ओ गॉड, मैंने बहुत बड़ा एक लेक्चर दे दिया है। आई एम रियली सॉरी, बट इन कमेंट्स की वजह से ना मैंने ये किया है, मतलब ये बोला है। जिनको भी बुरा लगा है, आई एम रियली सॉरी। बट लास्टली मुझे यही कहना है कि मेरा लिखने का तरीका यही है। मुझे इमोशनल चीज़ें लिखना पसंद है, और ये बस ये नहीं है कि मैं बस वांगजी का अच्छा साइड दिखा रहा हूँ, मतलब उसका लाइफ बहुत अच्छा ये दिखा रहा हूँ और विंग का बुरा, ऐसा नहीं है। मैं अपने बाकी के फैन फिक्शन भी मैंने अच्छे से लिखा है, पढ़ा है और एक्सप्लेन किया है, तो मुझे पता है उसमें भी इक्वली अगर मैंने विंग को सफ़र करते हुए दिखाया है तो मैंने वांगजी को भी दिखाया है। दैट्स इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग जो कि अपनी लाइफ में फिर से एक बार घुल मिल गया था अपने उन लोगों के साथ जो लोग विंग के रियल में अपने हैं। हाँ, वो लोग विंग के खून के रिश्ते नहीं हैं, बट वो उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विंग के लाइफ में। खून के रिश्ते से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग हैं विंग के लाइफ में। विंग अपने अनाथ आश्रम आके उस पेन को भूल चुका था जो उसे मिला है, जो उसे मैडम यू के थ्रू मिला है, उस पेन को वो भूल चुका है। लेकिन कई बार रात को नींद में विंग उस इंसान को इमेजिन करता है जिस इंसान के साथ विंग ने नाइट स्पेंड किया था, अपना वर्जिनिटी जिसको दिया था। उस अननोन पर्सन को विंग नहीं जानता है, और विंग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि उस पर्सन का चेहरा विंग के सामने ना आए, विंग उसको इमेजिन ना करे। बट कहीं ना कहीं जब भी विंग अकेला बैठता है या फिर कहीं पर अकेला रहता है ना, तब उसके चेहरे के सामने, उसके आंखों के सामने उसी पर्सन का चेहरा, सोता हुआ चेहरा दिख जाता है, और विंग थोड़ा अनॉय भी फील करता है कि क्यों उसे ऐसा हो रहा है। तभी ग्रैनी सबके लिए, मतलब जो बच्चे बाहर खेल रहे थे और विंग बाहर बैठकर रेडिश को देख रहा था, उन सबके लिए फ्रूट्स काट के लेकर आई थी। ग्रैनी ने सारे बच्चों को फ्रूट दिया और विंग को भी फ्रूट दिया।
विंग जो कि अपना बने तीत दिखाते हुए ग्रैनी के हाथ से फ्रूट का प्लेट लेता है और खाने लगता है। विंग ने बस 2 ही स्लाइसेस खाए थे एप्पल के, बट विंग उन 2 स्लाइसेस के बाद वहाँ पर बैठ नहीं पाया। वो बस जल्दी से उठा, अपने मुंह को अपने हाथ से एकदम प्रेस करके दौड़ के वॉशरूम में गया और वॉमिटिंग करने लगा। ये नया चीज़ नहीं है। लगभग 15 दिनों से ग्रैनी और ग्रैंडपा विंग को नोटिस कर रहे थे। विंग कुछ भी खा रहा था, बस उल्टी ही हुए जा रहा था उसको। विंग का चेहरा एकदम ही पेल पड़ गया था। ग्रैनी और ग्रैंडपा विंग को बोल रहे थे कि चलो डॉक्टर के पास चलो या फिर डॉक्टर को बुला लो, हम बुलाते हैं। बट विंग ना उनको बार बार बोल रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, ये शायद कुछ अजीब है, शायद मैंने ट्रैवल किया था इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ग्रैनी और ग्रैंडपा उन दोनों का ही उम्र हो चुका है। वो दोनों विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंस है। अभी जब विंग उल्टी करके बाहर आया अपने मुंह को धोकर, तब ग्रैनी ने कहा, विंग बहुत हुआ, तुम्हारा चेहरा भी पेल हो गया है, तुम बहुत ज़्यादा बीमार दिख रहे हो, तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। हाँ, मैं थक गया हूँ विंग, तुम बच्चे नहीं हो। बोलकर ग्रैनी विंग का हाथ पकड़ के विंग को बिठाती है। बिठाने के बाद ना ग्रैनी विंग के फेस को सहला रही थी। विंग का फेस थोड़ा सा पेल हो गया था और कुछ नहीं। विंग ने स्माइल किया और बोला, ठीक है ग्रैनी, मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा और अच्छे से अपना फुल बॉडी चेकअप करके आऊंगा, ठीक है। ग्रैनी ने विंग के हेड को सहलाया और बोला, ठीक है चलो, बैठो मत, उठो और रेडी होकर आओ, हम अभी जाने वाले हैं। यह सुनकर विंग एक स्माइल करता है और बोलता है ठीक है। बोलकर वो उठकर रेडी होने के लिए चला गया था। उसे पता है कि वो और आर्गुमेंट नहीं कर सकता है। लगभग 15 दिनों से वो बस आर्गुमेंट ही किया जा रहा था कि वो ठीक है, वो ठीक है। बट अब ना विंग को भी ऐसा लग रहा था कि वो वीक हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसे थकावट हो रहा था और ये वॉमिटिंग, ये इरिटेट कर रहा था विंग को। तो अभी विंग चाहता था कि हाँ वो जाए डॉक्टर के पास, दिखाए उसको क्या हुआ है और दवाई लेकर आए और ठीक हो जाए वो। दूसरी तरफ लोटस पियर को कोई अपने कार के अंदर से देख रहा था। कार के अंदर हीटर चल रहा था, बट लोटस पियर में जितना ठंड अभी दिख रहा था ना, मतलब पूरा सफ़ेद चादर पड़ गया था बर्फ़ का। हालांकि उस इंसान ने हमेशा से बर्फ़ देखा है, उसके लिए बर्फ़ कोई नया चीज़ नहीं है। बट लोटस पियर में बर्फ़ कुछ अलग ही दिख रहा था, क्योंकि बड़े बड़े पॉन्ड थे जिनमें लोटस खिला हुआ था और बर्फ़ पड़ रहा था। मतलब पॉन्ड के ऊपर जैसे बर्फ़ जम गया था और लोटस जो है ना वो बर्फ़ के बीच बीच से पूरा खिला हुआ था। इतना सुंदर दिख रहा था, इतना सुंदर। पूरा खिला हुआ लोटस बर्फ़ के अंदर कितना सुंदर लगता है, पिंक कलर का। बड़े बड़े पॉन्ड्स में ऐसे दिख रहा था और ये बस आंखों को शांति देने वाला नज़ारा था। तो वो इंसान अपने सारे नर्वसनेस को भूल करना बस बाहर का जो सीन है ना उसको देख रहा था। तभी उसका असिस्टेंट सॉन्गलैंड ने कहा, सर हम आने वाले हैं। यह सुनकर वांग जी, ऑब्वियसली ये वांग जी है। वांग जी जो कि सीधा स्ट्रेट बैठ गया था, जैसे कोई 2 या 3 क्लास का स्टूडेंट जब टीचर आता है तब डर के मारे एकदम स्ट्रेट बैठ जाता है, कुछ ऐसा ही वांग जी का हाल था। वांग जी अपने घुटनों को पकड़ के ना ऐसे अपने हाथों से मसल रहा था, जैसे कि वो अपने सारे नर्वसनेस को अपने घुटनों पर निकाल रहा था। तभी सॉन्गलैंड ने कहा, सर वो रहा ऑर्फनेज। ये सुनकर वांग जी ने ऑर्फनेज की तरफ देखा। ऑर्फनेज एक बड़े से लेक के किनारे पर है, जो कि मतलब दूर से दिख रहा है। गाड़ी जो चल रहा था ना, उस लेक के इस पार गाड़ी चल रहा था और उस पार वो ऑर्फनेज था। पूरा लेक ऐसे क्रॉस करके जाना होगा, घूम कर जाना होगा लेक के करीब से। तो वांग जी बस उस लेक को देख रहा था और ऑर्फनेज को देख रहा था। उसका मंजिल बहुत ही करीब है, जिसके लिए वांग जी ने 2 महीने से मेहनत किया है। वांग जी अपने उन प्रोजेक्ट्स को, जिनके लिए वांग जी ने सोच कर रखा था कि वो बाहर के क्लाइंट्स को देगा और मतलब उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बट वांग जी ने बस इस ओमेगा से मिलने के लिए अपना उन सारा जो प्रोजेक्ट है ना उन सब को जियांग्स को दे दिया था। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट दे दिया था वांग जी ने। जियांग फैमिया जो कि बहुत ही हैरान थे, साथ ही में खुश भी थे। ऑब्वियसली मैडम यू भी खुश थे।
इन 2 महीनों में वांग जी ने जियांग फैमिया से लगभग 15 बार मीटिंग किया था। 15 बार। वांग जी तो साल में एक क्लाइंट के साथ 15 बार मीटिंग करना तो दूर की बात है, वो 2-3 बार मीटिंग भी नहीं करता। साल में एक क्लाइंट बस एक बार ही वांग जी से मिल पाता है, लेकिन 2 महीने में 15 बार जियांग फैमिया वांग जी से मिले, वांग जी के साथ टाइम स्पेंड किया। मतलब हाँ, उन्होंने मीटिंग क्या ही बात किया। और इसी बातों में वांग जी ने विंग का पता भी जियांग फैमिया से ले लिया था। जियांग फैमिया थोड़ा हैरान हो गए थे ये सुनकर कि वांग जी को पता है कि जियांग फैमिया का एक और बेटा है। हाँ, जियांग फैमिया के पास से वांग जी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला, बट उनके आंखों में, जियांग फैमिया के आंखों में वांग जी को एक बहुत ही बुरा वाला गिल्ट, एक बहुत ही बुरा वाला पछतावा जो है ना वो दिखा। साथ में जियांग फैमिया ने बस वांग जी को बताया था कि विंग कहाँ पर रहता है और उनके साथ नहीं रहता है, ये भी बताया था। यही वांग जी के लिए काफी था और वांग जी आज विंग से मिलने के लिए आ रहा है। वांग जी इतना नर्वस था ना, वो बस देख रहा था। धीरे धीरे अनाथ आश्रम करीब आ रहा था और वांग जी का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। दूसरी तरफ विंग ग्रैनी के साथ बाहर निकल रहा था। मतलब वो आश्रम के हॉल में था और उसने एक मोटा सा जैकेट ओढ़ लिया था, एक गले में उसने स्कार्फ मोटा सा बांध लिया था, उसने माथे पर टोपी भी पहन लिया था। वो एक छोटा सा बनी दिख रहा था, उसका मुंह एकदम छोटू सा दिख रहा था। ग्रैनी ने विंग को देखा और अब जाके वो सेटिस्फेक्शन फील कर रही थी, क्योंकि विंग एक नॉर्मल स्वेटर पहन के वो बाहर आ रहा था, बट ग्रैनी ने विंग को ये सारा कुछ पहना दिया। एक मोटा सा जैकेट, एक मोटा सा जो स्कार्फ होता है ना गले में बांधने का, वो, और एक टोपी भी। विंग ने ग्रैनी की तरफ देखा और बोला, ग्रैनी मैं इसमें स्नोमैन दिख रहा हूँ। ग्रैनी ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम सिख हो तो तुम ऐसे ही रहो। बोलकर ग्रैनी ने विंग का हाथ पकड़ा। विंग को बहुत अच्छा लगता है। ग्रैनी हमेशा विंग को ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि विंग अभी भी वही 5 साल का बच्चा है, क्योंकि अभी जैसे ही ग्रैनी विंग को लेकर आश्रम से बाहर निकलने वाली थी, ग्रैनी ने विंग का हाथ होल्ड कर लिया था, जैसा एक प्रोटेक्टिव पेरेंट करते हैं ना, उसी तरीके से। अब ग्रैनी और विंग ना खुशी खुशी बात करते हुए बाहर जाने लगे। तभी उन दोनों ने देखा कि अनाथ आश्रम के गेट के सामने एक टेस्ला आके रुका था, वो भी लिमिटेड एडिशन, जिसे देखकर लोटस पेड़ के आसपास के जो लोग हैं ना, वो जब देख रहे थे कि वो गाड़ी आ रहा है तो सारे लोग एकदम झांक के देख रहे थे कि कौन आया है। सब सोच रहे थे कि कोई शायद इस अनाथ आश्रम से कोई बच्चा अडॉप्ट करने के लिए आया है, या फिर कोई जो है ना बच्चा देने के लिए भी आ जाते हैं, तो उन्हीं लोगों में से कोई होगा। तो सारे लोग क्यूरियोसिटी से कार को देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत महंगा कार था। विंग ने और ग्रैनी ने भी देखा, और साथ में अनाथ आश्रम के जितने बच्चे हैं ना, वो भी देखने के लिए एकदम गेट के करीब आ गए थे। सभी एकदम अपने अपने जगह में थोड़ी देर के लिए जैसे रुक गए थे। ग्रैनी और विंग तो रुक ही गए थे और रुक कर देख रहे थे। विंग के दिल में ख्याल आया कि ये कौन है, और ग्रैनी सोच रही थी कि कोई शायद बच्चा अडॉप्ट करने आया होगा और वरना कोई बच्चा देने आया होगा, यही तो होता है यहाँ पर। तो ग्रैनी ने विंग को कहा, ग्रैंडपा संभाल लेंगे विंग, हमें चलना चाहिए। ये बोलकर ग्रैनी विंग का हाथ पकड़ के विंग को लेकर आने लगी। तभी विंग ने, ग्रैनी ने, ग्रैंडपा ने और उन बच्चों ने देखा कि एक इंसान गाड़ी के पैसेंजर सीट से निकलता है और बैक सीट का जो डोर है ना गाड़ी का, उसका ओपन कर देता है। वो इंसान एकदम फॉर्मल, जो निकला था अभी वो इंसान एकदम फॉर्मल ब्लैक कलर के कपड़ों में था, और उस इंसान ने गाड़ी के जो बैक का डोर है ना उसको खोल दिया था, बैक सीट का डोर खोल दिया था, और वहां से एक और इंसान बाहर निकल रहा था। विंग का दिल पता नहीं क्यों बहुत जोर जोर से ना धड़क रहा था, एकदम धक धक हो रहा था। उसने ग्रैनी का हाथ एकदम टाइटली पकड़ लिया था, ग्रैनी ने भी विंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया था। सब बस देख रहे थे। जैसे जैसे वांग जी गाड़ी से नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था। विंग का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया था, मतलब वो डर चुका था। उसका जो चेहरा है ना वो एकदम जैसे पीला पड़ गया था, एक तो पेल हो गया था उसका चेहरा, उल्टी कर करके ऊपर से वांग जी को देखकर और भी ज्यादा पेल हो चुका था, और उसके आंखों में डर था। साथ में विंग का दिल भी बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था। विंग जो कि जोर जोर से सांसें ले रहा था ना, तो उसके सामने उसके मुंह से या फिर उसके नाक से धुआं निकल रहा था, जो सर्दियों में होता है ना वो निकल रहा था। वांग जी ने
बस अपने नज़रों को उठाकर विंग को देखा और वांग जी वहीं पर विंग को देखता रह गया। सच में उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो गाड़ी से उतर कर ही विंग को देख पाएगा, क्योंकि विंग सीधा उसके सामने खड़ा है। हाँ, उससे थोड़ा दूर है बट उसके एकदम सामने खड़ा है और विंग भी बस उसे देखे जा रहा था। साथ में विंग का जो लुक था ना, ये वांग जी को और भी ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। सच में विंग एक स्नोमैन लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा था क्योंकि उसने एक बहुत ही हैवी और थिक स्वेटर पहना हुआ था। उसके गले में एक स्कार्फ था, वो भी बहुत थिक था। ऑल ओवर विंग बहुत क्यूट लग रहा था। साथ में विंग के मुंह से जो धुआं निकल रहा था ना, वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था वांग जी को। पता नहीं क्यों वांग जी ऐसा कुछ सोच रहा था कि क्यूट। ये सारे वर्ड्स तो वांग जी के डिक्शनरी में है ही नहीं। समय जैसे रुक गया था, एकदम ही रुक गया था विंग और वांग जी के लिए, क्योंकि वो दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। सॉन्गलैन जो कि एक बार वांग जी को देख रहा था, एक बार विंग को। कुछ देर तक सॉन्गलैन वांग जी और विंग को देखता रहा। फिर सॉन्गलैन ने वांग जी को थोड़ा सा हिलाया और बोला सर। तब जाके वांग जी होश में आया था। और तब ग्रैंडपा भी वांग जी के सामने आए और ग्रैंडपा ने वांग जी को बो किया, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से वांग जी को बो किया, जो कि बहुत ही रेयर है। आजकल तो लोग हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, ऐसे ट्रेडिशनली किसी को ग्रीट करना ये बहुत ही रेयर है। तो वांग जी ने भी उसी तरीके से ग्रैंडपा को ग्रीट किया। वांग जी मतलब बस विंग को देखे जा रहा था। ग्रैंडपा के ऊपर से भी वांग जी विंग को देख पा रहा था। ग्रैंडपा और वांग जी के हाइट में डिस्टेंस था। ग्रैंडपा बूढ़े हो गए थे तो वो अभी अपने कमर को सीधा करके खड़ा नहीं हो पाते थे, इसलिए वांग जी अभी भी विंग को एकदम क्लियर कट देख पा रहा था। और विंग भी ग्रैनी को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि विंग का हाथ थोड़ा ज़्यादा कस रहा था ग्रैनी के हाथों में। तो ग्रैनी ना विंग की तरफ मुड़ते हैं। ग्रैनी जो अभी तक उस ब्यूटी में खो गए थे, उनके सामने एक रियल ब्यूटी आ गया है, इसलिए ग्रैनी उस ब्यूटी में खो गए थे। मतलब वांग जी को देख रहे थे अच्छी तरीके से, लेकिन विंग का हाथ अपने हाथ में कसते हुए देख कर ना ग्रैनी ने विंग को कहा, विंग ठीक हो ना तुम। बट विंग वहीं पर गिर गया था, वो सीधा वहां पर गिर गया था। ग्रैनी जिनके मुंह से ना चीख निकल गया था और सारे लोग शॉक्ड हो गए थे। विंग वहां पर बेहोश हो गया था। विंग के बेहोश होते ही ना ग्रैनी जैसी चीखती है, वहां पर ग्रैंडपा, वांग जी, सॉन्गलैन और सारे बच्चे देखकर दौड़ के आ गए थे। वांग जी को ऐसे विंग के लिए आते देखकर ना ग्रैनी और ग्रैंडपा थोड़े से मतलब वो थोड़े से शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वांग जी एक अनजान पर्सन है। बट उस टाइम विंग को हेल्प का ज़रूरत था। यहाँ पर विंग को उठा ले जाने वाला कोई भी नहीं है। हाँ, अगर वांग जी ना होता तो ग्रैंडपा शायद आसपास से किसी को बुला कर लाते और विंग को लेकर उसके रूम पर सुला देते या फिर हॉस्पिटल लेकर जाते। बट अभी वांग जी है तो वांग जी ने विंग को सीधा अपने बाहों में उठा लिया और विंग को लेकर उसके रूम पर लेकर गया, जहाँ पर ग्रैनी ने कहा है। ग्रैनी ने विंग को उसके बेड पर लिटाने के लिए कहा और ग्रैंडपा ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। ग्रैनी जो कि बहुत पैनिक कर गई थी, वो रोते हुए कहती है, मैं तो बस अभी इसको हॉस्पिटल लेकर ही जाने वाली थी, बट ये क्या हो गया। ग्रैनी विंग के पास बैठती है, विंग के फोरहेड को सहलाती है और कहती है, विंग उठो। ग्रैनी ना विंग के फेस पर थोड़ा सा वाटर भी छिड़कती है, बट विंग होश में नहीं आया था। विंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वांग जी को डर लग गया था। वांग जी का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था और ये वो वाला धड़कना नहीं है जो अब तक वांग जी को हो रहा था। ये कुछ अलग है जिससे वांग जी को डर लग रहा था, पेन हो रहा था। वांग जी को पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, बट ये इंसान इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वांग जी इस इंसान को मतलब बिल्कुल भी पेन में या फिर बिल्कुल भी तकलीफ में, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं देख सकता है। वांग जी को इतना तो समझ में आ गया है। ग्रैंडपा के कॉल करने के बाद भी वांग जी ने अपने असिस्टेंट से कहकर लोटस प्यार का जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है ना, उसको बुला लिया था। तो दो डॉक्टर आ गए थे, एक ग्रैंडपा ने बुलाया था, एक वांग जी ने। बट उन दोनों ने विंग का चेकअप किया अच्छी तरीके से, विंग को देखा, एग्जामिन किया, मेडिसिन दिया। और इस पूरे टाइम ना वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। वांग जी के आंखों में एक अलग सा कुछ था, मतलब वो पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। विंग को वो ऐसे देख नहीं पा रहा था, उसको बहुत अजीब लग रहा था और उसके दिल में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पूरा 2 महीना
2 महीना हो गया है वांग जी के साथ ये सब कुछ हो रहा था, दिन ब दिन ये सब कुछ बढ़ रहा था। वांग जी को नहीं पता कि वो विंग के बारे में क्यों सोचता रहता है, विंग के लिए उसने ये सब क्यों किया, विंग के लिए उसने अपने प्रॉफिट को क्यों छोड़ दिया, विंग के लिए क्यों उसने एक इंसान को इतना ज़्यादा टाइम दिया है, उसे नहीं पता। बस उसे पता है तो इतना कि वो विंग से मिलना चाहता था, वो विंग से बात करना चाहता था, उसे विंग के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना था। वांग जी अभी भी उसके दिल में ये था कि ये शायद गिल्ट की वजह से हो रहा है, उसने एक इनोसेंट इंसान का वर्जिनिटी लिया है, शायद इसलिए उसे गिल्ट में ऐसा कुछ फील हो रहा है। ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। वो विंग से मिलेगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। उसके दिल में जो विंग के लिए ख्याल आते हैं, विंग को वो जो इमेजिन करता रहता है, या फिर जो भी फीलिंग्स उसके दिल में है वो सब चला जाएगा एक बार बस वो विंग से मिल ले, बात कर ले। वांग जी के दिलो दिमाग में यही था यहाँ पर आने से पहले ही। लेकिन यहाँ पर आके विंग को देखने के बाद, और इस हालत में जब वांग जी विंग को देख रहा है ना, तो वांग जी को लग रहा था कि वो बस विंग को ले और विंग को लेकर ना कहीं पर रख दे, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर विंग एकदम सेफ रहे, विंग के फेस पर कोई पेलनेस ना हो, विंग के फेस पर स्माइल हो, और विंग का फेस उतना ही अडोरेबल लगे जितना हर रात वांग जी इमेजिन करता है। डॉक्टर्स ने विंग को इंजेक्शन दिया और फिर डॉक्टर्स विंग को चेक करने लगे, विंग के नेक को अच्छे से चेक किया, बट उनको कुछ मिला नहीं। दोनों डॉक्टर्स थोड़े से हैरान हो गए थे और जो ऑर्फन के ग्रैनी और ग्रैंडपा थे ना, उनसे पूछने लगे कि ये अनमार्क ओमेगा है। यह सुनकर ग्रैनी ने अपना सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि हाँ, विंग एक अनमार्क ओमेगा है, उसका शादी नहीं हुआ है। ये सुनकर वो डॉक्टर्स थोड़े से टेंस हो गए और ग्रैनी और ग्रैंडपा की तरफ देखने लगे। तभी वांग जी ने पूछा, क्या हुआ है, साफ साफ बताइए। वांग जी की आवाज़ को सुनकर ना वो दोनों डॉक्टर्स अपना सर हाँ में हिला देते हैं। वो दोनों डॉक्टर्स वांग जी को पहचानते हैं। वांग जी को मतलब जो थोड़े बहुत सोशल मीडिया पर या फिर बिजनेस वर्ल्ड में इन्वॉल्व होता है, वो वांग जी को जानता ही जानता है। तो वो दोनों डॉक्टर्स भी जानते हैं वांग जी को। तो उन दोनों डॉक्टर्स ने आपस में देखा एक दूसरे को, और फिर वांग जी ने जिस डॉक्टर को बुलाया था ना खास, उस डॉक्टर ने कहा, ये ओमेगा ये प्रेग्नेंट है और ये अनमार्क है, इसीलिए ये ओमेगा बेहोश हो गया है। थोड़ा सा स्ट्रेस और साथ में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के वजह से बॉडी वीक हो गया है, बस यही कारण है बेहोश होने का। ये सुनकर वहां पर ना एकदम साइलेंस दौड़ गया था उस कमरे में। सॉन्गलैन, वांग जी, दोनों डॉक्टर्स, विंग जो कि बेहोश था, और ग्रैनी और ग्रैंडपा थे। ग्रैनी जिनको थोड़ा सा भनक तो लग गया था, और उस दिन जिस दिन विंग अपने मदर फादर के घर से लौट के वापस आ गया था, मतलब वांग जी के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद जब विंग वापस आ गया था ना, उस दिन ग्रैनी विंग के ऊपर से एक अल्फा का सेंट महसूस कर पा रहे थे, और उन्होंने विंग के बॉडी पर मार्क्स भी देखे थे, हिक्कीज भी देखा था। और ग्रैनी विंग को कुछ पूछ नहीं पाई क्योंकि विंग का हालत सच में सही नहीं था। ग्रैनी को शायद अब सब कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि उस टाइम को क्या हुआ था, विंग इतना ज़्यादा इमोशनली टूट कैसे गया था। और विंग उस वक्त लगभग 15 दिनों तक कमरे में ही बंद था, ना वो ठीक से खा रहा था, ना कुछ पी रहा था, और बस अपने कमरे में रोता रहता था। ग्रैनी ने बहुत मुश्किलों से विंग को बाहर निकाला था, एक बार फिर से विंग को हंसाया था, ठीक वो इस तरीके से जैसे विंग 5 साल की उम्र में आया था, और वो एकदम ही चुप डरा सहमा सा बच्चा था, और ग्रैनी ने और ग्रैंडपा ने ही विंग को हंसना सिखाया था शायद। वहाँ पर एक डीप साइलेंस था। ग्रैनी विंग के फोरहेड को सहला रही थी। वांग जी जो कि एकदम शॉक में चला गया था। डॉक्टर ने कहा, इनके प्रेगनेंसी का लगभग 8 वीक्स हो गया है, लगभग 2 महीना 8 हफ्ता। वांग जी जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, उससे आइडिया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये बेबी, इसके बारे में भी वांग जी को पता है, बट फिर भी उसका हाथ पैर ना कांप रहा था बहुत बुरी तरीके से। सॉन्गलैन ने वांग जी को संभाला, और सॉन्गलैन ने वहाँ से एक्सक्यूज करके वांग जी को लेकर ना जो ऑर्फनेज का गार्डन है वहाँ पर बिठा दिया। सॉन्गलैन ने जल्दी से गाड़ी से जाकर वाटर बोतल लेकर आया और वांग जी को दिया। वांग जी
अच्छे से पानी पीता है और बैठ जाता है। सॉन्गलैन समझ पा रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सॉन्गलैन ने कहा, सर अगर आप कहे तो हम यहाँ से अभी निकल जाएंगे। वो ओमेगा वो नहीं आएगा कभी भी, और वैसे भी उस रात जो भी हुआ है वो एक मिस्टेक था। सॉन्गलैन की बातों को सुनकर ना वांग जी को इतना गुस्सा आया। वांग जी ने डायरेक्ट सॉन्गलैन के कॉलर को पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, यू बास्टर्ड, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो मेरा बच्चा है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा आज का एपिसोड ये बताना, और कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।